हेलो एवरीवन, आज हम लोग खत्म करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर वन शॉट के अंदर। आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस यही करके जाना और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आपके हिंदी लिटरेचर इस वीडियो के बाद में खत्म है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते, बिना टाइम वेस्ट के सीधा पॉइंट के ऊपर आते। सबसे पहले बात कर लेते कि आपको इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप लोगों को यहाँ पे ग्रामर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइटिंग के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसी के साथ में यहाँ पर लिटरेचर के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ग्रामर के आपके पास में 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इसका एक छोटी सी प्राइस है, इसलिए है क्योंकि आपके पास में बहुत सारा फ्री का मटेरियल है। आप लोग उस पीडीएफ को वापस से कभी खोल के भी नहीं देखते हो, इसलिए इसका एक छोटा सा प्राइस रखा है ताकि आप लोग एक बार इसे देख पाओ। और बड़ा ही सिंपल था, पिछली बार जब मैंने बोला था, फर्स्ट टाइम ही बोला था, तो उस टाइम पर ही 500 स्टूडेंट्स ने ले लिया था। तो आप भी एक बार लेकर के देख सकते हो, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सारे मिल जाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट की हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। तो आप लोग हिंदी के अंदर एक बात याद रखना कि आपका आंसर है ना, एग्जाम के अंदर बोर्ड से में अच्छा स्कोर करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपका आंसर बड़ा हो ना हो, बस वो बड़ा दिखना चाहिए। तो इसीलिए आपको सबसे फर्स्ट लाइन जो आपकी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि गोपियों श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की शक्ति को अभिव्यक्त निम्नलिखित रूप से करती हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास में वो ये है कि वे अपनी स्थिति गुड़ से चींटी जैसी बताती हैं जो किसी भी दशा में श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। एंड फिर इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट आता है, इसमें यह है कि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई है, उनके मोहपोश में लिपट गई है। अब इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। वे कृष्ण को हरियाली लकड़ी की तरह मानती हैं, जिस तरह से हरियाली पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ता है, उसी प्रकार से गोपियों ने भी श्री कृष्ण को पकड़ रखा है अपने हृदय में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि उन्होंने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजे से दृढ़ता से पकड़ रखा है और वे कृष्ण के प्रति मन कर्म वचन से समर्पित हैं। और फिर उसके बाद में आता है कि वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं और उन्हें श्री कृष्ण के आगे योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की जैसे लग रहा है। अब इनमें से आप लोग कोई भी जो 5 पॉइंट है उसको आप लोग याद रख सकते हो, जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं, या फिर 5 पॉइंट याद रख लो। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। तो अब इसमें जो सबसे पहले हमारे पास में रहेगा कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। अब इसके बाद में तो इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगा रही थी और वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश को धारा आया देखकर उनका दिल टूट गया था। वो चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके लिए कोई एक ऐसा संदेश भेजे, लेकिन उद्धव आया लेकर के योग संदेश, जो कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो तो कृष्ण का जो प्रेम था उसी में ही मग्न थी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसे बता रही हैं और अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि गोपियां श्री कृष्ण को हरियाली पक्षी के समान मानती हैं, जिस तरह से हरियाली पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रखता है, उसी प्रकार से उन्होंने भी मन में वचन में कर्म में श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब आपको है ना एज इट इज इसको रटो मत, आप इसको समझो। आप इसका एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे, आपको एग्जाम के अंदर जो लिखना है वो लिखना है। एक तो आप ये पॉइंट याद रखोगे कि किस तरीके से पकड़ा हुआ था, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान पकड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में आता है कि वो कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्या मिला, योग संदेश मिला। और उन्हें योग साधना कैसी लगती है, कड़वी ककड़ी के समान लगती है। तो ये क्या है, ये इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि आप अपने एग्जाम के अंदर यहां से एज इट इज कॉपी करके आप पेस्ट करोगे। तो आपको आंसर लिखने की टेक्निक के लिए वीडियो पूरा देखना चाहिए। के बाद में आता है अगला क्वेश्चन। उसमें कहा गया है कि परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पे लक्ष्मण जी जो थे वो किसके भाई थे, वो थे राम भगवान के भाई थे। अब देखो राम के नाम से ना तो जय श्री राम तो हो जाना चाहिए कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है, आप लोगों को पूरा पूरा हिंदी के अंदर तो सिनेरियो पता ही होगा कि जब विवाह होने वाला था तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे राम भगवान थे उन्होंने शिव जी का पुराना धनुष तोड़ दिया था। फिर उससे परशुराम जी आए थे, फिर वो क्रोध हो गए थे। तो वो ये पूरी पूरी कविता है। तो अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान ये पॉइंट्स रखने कि आप एग्जाम में इस
इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, वही फर्स्ट लाइन हमारी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे कि मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। फिर सेकंड आता है कि तू मुझे मूर्ख मुनि समझने की भूल कर रहा है, जबकि वो ऐसा उनको लग रहा था कि वो मूर्ख समझ रहे, लेकिन लक्ष्मण जी क्या थे, उनके पास में आदर बहुत था, वो दूसरों की रेस्पेक्ट बहुत करते थे, लेकिन उनका बोलने का जो तरीका था, जैसे कि राम भगवान थे वो बहुत ही ज्यादा विनम्र थे, और लेकिन जो लक्ष्मण भगवान थे उनको है ना गुस्सा आ जाता था, उनके अंदर जैसे उनका तेज आ जाता था। यही बात थी जिसकी वजह से क्या लग रहा था, उनको ये लग रहा था कि वो है ना मुनि को है ना छोटा समझ रहे थे, जो कि परशुराम जी थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें कि मैं बाल ब्रह्मचारी क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। और फिर इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट है कि मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दे दिया है। ये बातें बोल करके वो क्या करना चाह रहे थे कि लक्ष्मण जी को डराना चाह रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी श्री राम जी के भाई थे, तो भाई जब भाई इतने बड़े थे तो उनको किस बात का डर था, इसीलिए ही अपने भाई के कॉन्फिडेंस से वो उनको आ रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए अब तो मैं कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि पीछे भैया है ना। तो अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि कवि बादल से फुहारने, रिम झिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों, कि वो गरजने की बात क्यों करता है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि बच्चे की दंदुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रश्न हो उठा और उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी भी बच्चे जब खेलते हैं, आपका एकदम से मूड ऑफ होना, तो आप किसी बच्चे के साथ में जाकर के खेलने लग जाना, आप लोग अपने आप ही फील करने लग जाओगे, क्योंकि उनकी जो हरकतें होती है ना वो बड़ी ही अच्छी होती है। इसी तरीके से क्या होता है कि कवि कहना चाहता है कि बच्चों को देख करके जो उसका मन उदास था ना, वो एकदम से प्रश्न हो उठा, उसमें एकदम से जान आ गई थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार उमड़ आया है, या फिर बाबुल के पेड़ में शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आप आंसर में लिखेंगे, तो एक तो आपको लिखना है कि शेफालिका के फूल, और फिर उसके साथ में आपको लिखना है कि उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। ये जो दो पॉइंट है अगर आप ये लिखते हो तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, और इनको अंडरलाइन आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है, ये आपकी फर्स्ट लाइन रहेगी जो कि आपके इंट्रो रहेगी। फिर उसके बाद में आएगा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है, वह बादलों से गरजने के लिए कहता है, और एक और बादलों के गरजने से उत्साह मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करने के लिए, क्रांति के लिए तैयार कर रहा है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन की अट नहीं रही कविता के आधार पर फागुन में उमड़ रहे प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखो, या फिर इस कविता का शीर्षक ऐसा क्यों है, इसको अपने शब्दों में लिखो, इसको स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग एक बार इसे रीड करते हैं। वो ये है कि फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में कुछ फसलें पकने लगती हैं, तैयार होती हैं, सरसों के पीले फूल की चादर बिछ जाती है, और उसके साथ में क्या होता है कि लताएं डालियां रंग बिरंगे फूल से सज जाती हैं, प्राणियों के मन में उल्लास हो उठता है, ऐसा लगता है कि हर महीने प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा हो। ये एक आपको याद रखना है। इसमें आप लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखोगे, सबसे फर्स्ट आप यही याद रखोगे कि खेतों में फसलें पकने से तैयार हो जाती हैं, सरसों के फूल खिल उठते हैं, ये आपको ध्यान जरूर से रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि चारों ओर हरियाली छा जाती है, ये 3 पॉइंट आप इसमें जरूर से लिखेंगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं। देखो अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लास 10th के जो फ्रेंड्स हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं। इसके बाद में आपको आपकी लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स मिलेंगे ना, वो सारे के सारे मतलबी लोग होंगे, उनको आपसे कोई ना कोई काम होगा जब भी वो आपसे दोस्ती रखेंगे, अदरवाइज कोई भी ऐसा दोस्त आपका नहीं बनेगा। अभी तक थी रियल दोस्ती जिसके अंदर की कोई वो नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी, आराम से बात करते थे, गप्पे लड़ाते थे, वो सब था। लेकिन अब इसके बाद में सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो उसमें तो और भी बहुत कुछ चेंज होगा। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि सारे के सारे लोग
मतलब ही हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी बात क्या है, इसमें कहा गया कि बच्चे की मुस्कान और बड़े की जो मुस्कान होती है उसमें क्या अंतर होता है। भैया उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है, बच्चा ऐसे ही हंस देता है, उसकी मुस्कान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे इसको खुश करना है, अंदर से वो दुखी होता है, उसको नहीं पता होता, वो बस खुश है तो खुश है। तो अब हम लोग इसे लिखेंगे, इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल, भोली एवं स्वार्थ रहित होती है। ये आप वर्ड्स ध्यान रखेंगे, क्या क्या, सरल होती है, निश्चल होती है, भोली होती है, स्वार्थ हित होती है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें आप लोग याद रखेंगे कि आपके आंसर में ये होने चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है कि वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेगी कि जो लोग आपसे ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो लगा आपके लिए हानिकारक होता है। जैसे कि आपके पास वाली आंटी को अगर कोई काम होता है ना, तो बुलाती है, आजा बेटा क्या है, मेरे एक छोटा सा काम कर देगा, इतने प्यार से बोलेगी। और मम्मी उस इतने प्यार से नहीं बोलती, मम्मी डांट मारती है। इसलिए मारती है क्योंकि मम्मी को आपकी फिक्र होती है, ठीक है। तो ये बात होती है यार। मैं आज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, सीधा हम लोग पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि कवि छाया छूने से क्यों मना करता है। कवि छाया छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि छाया से कवि का तात्पर्य है सुखमय दिनों से, कि जो सुखमय दिन है ना, उनसे तात्पर्य है कवि का। इन सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान के दुख कम नहीं होते हैं, उल्टे बढ़ हो जाते हैं। और ये बीते हुए सुख में दिन तो लौट कर आते नहीं, उनकी यादों करने से क्या फायदा मिलता है। भैया सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों की क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में हो, पहले में क्या था, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि यार क्लास 10th वाले जो भैया होते हैं बहुत मजा होता है इनको, 12th वालों को और भी मजा होता है, उनको घर वाले बाइक वगैरह दे देते हैं, मजा होता है। लेकिन रियलिटी में पता लगता है कि कोई कुछ भी मजा नहीं हो, तो भाई उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। आप लोग जितने भी, मतलब मैं भी सोचता था, ये आप लोग भी सोचते होंगे कि जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं, सब कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, वो, अरे कुछ खुशी नहीं होती इनमें। जो बचपन होती है ना, बचपन की होती है। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे कि आपको पंक्तियां दे दी जाएंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, या फिर आपको एक पूरा स्टैंजा दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब जैसे कि इस पंक्ति के अंदर है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, ठीक है। या अब इस पंक्ति के अंदर आपको क्या बताना है कि इन पंक्ति में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति एवं ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है, और कभी कभी इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं आग को हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो बात करी गई ना, ये लड़कियों के लिए नहीं है, जैसे कि इसमें बहुओं की बात करी गई, ये तो है ही रियलिटी, लेकिन ये स्टूडेंट्स की भी है। क्योंकि अभी रिसेंटली में आपने केसेस देखे होंगे कि रिजल्ट आता है, स्टूडेंट्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये जस्ट एक रिजल्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लाइफ के ऊपर। जो आप लोग करना चाहते हो ना, आप 5 से 6 साल बाद देखोगे कि यार मैं तो फालतू में 10th के बोर्ड से डर रहा था। आप लोग शायद मुझे याद भी ना रखो, लेकिन अगर याद रखो तो वीडियो तो आपको हमेशा यूट्यूब पे मिल ही जाऊंगा। तो कभी आकर के बोल देना कि भैया हमने आपसे क्लास 10th पढ़ी थी, जैसे कि अब क्लास 12th वाले बोलते हैं। तो ऐसे याद जरूर से रखना, लेकिन ये इससे अब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ बहुत लंबी है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो ये आता है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अपने भोले और ना समझ थी, जो कि दुनियादारी और छल कपटों का पता नहीं था। ये दुनिया ना बड़ी ही जालिम, बड़ी ही बेकार है, ये माँ को पता था। माँ बड़ी हो जाती है, इसीलिए उनको पता होता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या बुरा है। तो इसीलिए हमें हर बात के ऊपर हमारे पेरेंट्स टोकते हैं। तो इसीलिए उसकी माँ भी उसे टोक रही थी। वह लोगों के शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुख में एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी, और वह अपने ससुराल के दूसरे पक्ष से अभिन्न थी। उसको लगता था कि शादी के बाद में बहुत कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसकी मम्मी को पता था कि क्या रियलिटी है, इसलिए उसकी माँ उसको समझाना चाहती थी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीखे दी थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित ये दी थी। तो सबसे पहली लाइन तो हमारी यही हो जाएगी। इसका पहला पॉइंट हमारे पास में रहेगा कि वह ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपना रूप सौंदर्य
पर आत्ममुग्ध ना हो जाए। फिर इसके बाद में आता है कि आग का उपयोग रोटी पकाने के लिए करे, उसका दुरुपयोग अपने आप को जलाने में ना करे। फिर उसके बाद में वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इनके बंधन में बंध ना जाए। और उसी के साथ में आता है कि नारी सुलभ गुण बनाए रखने और अपने आप को कमजोर मत मानना। ठीक है, ये बातें उसकी माँ ने उसे कही थी। फिर इसके बाद में आता है अगला पॉइंट है हमारे पास में कि सेनानी न होते हुए भी चश्मा वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी न होते हुए भी चश्मा वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि सबसे फर्स्ट आता है कि कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी के प्रति अबक लगाव और उनकी श्रद्धा भाव की वजह से उसे बोलते थे। सेकंड आता है कि वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरीके से लगाव रखता था जैसे कि एक फौजी व्यक्ति रखता है। फिर इसके बाद में आता है कि उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। एंड अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास में, आज से स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको कहा गया है कि बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जीवन सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और अपने बिकने का मौका ढूंढती है। ठीक है, अब ये इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्ति में आशय यह है कि बहुत से लोग देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं और सब कुछ बलिदान कर देते हैं। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास करते हैं। ठीक है, जो लोग कुछ नहीं कर पाते ना वो लोग ही मजाक उड़ाते। तो इसलिए कभी भी इस बात से मत डरना कि आप लोगों का मजाक लोग उड़ाएंगे, अरे उनका काम है मजाक उड़ाना। ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हो इसीलिए तो मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए आप लोगों का जो हाई टारगेट होता है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप अपनी मस्ती में चला करो कि यस आई विल स्कोर दिस मच। हर बार मैं बोलता हूं लिखा करो, बार बार जितना लिखोगे उतने ही मार्क्स आएंगे। तो कमेंट्स में लिख दो कि भैया आई विल स्कोर 95 इन बोर्ड्स। क्यों नहीं होंगे भैया, आप पढ़ा रहे हो तो हम पढ़ रहे होगा ना। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में, इसका क्वेश्चन ये है कि लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटित भावना निश्चित रूप से निर्दयी होती है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी हो जाते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वप्रिय होता है। वह अपने स्वार्थ की सिद्ध करने के लिए देशद्रोह तक करने को तैयार होते हैं। ये है, ये आपको इसमें चीजें लिखनी है। इसमें आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो ध्यान रखोगे, एक तो आप इसमें देशद्रोह का ध्यान रखोगे, फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो जैसे कि देशभक्ति में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि उपहास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर थोड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव दिखता है टीचर को। फिर इसके बाद में आता है अगला वाला कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला कैसा दिखता था? आपके भी आसपास में होंगे पान वाले, कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, पेट बाहर निकला होता है, हंसी मजाक करते हैं, बस यही है उसका खुश मिजाज। तो अभी हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठे ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता था। वह स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति था। यह आप ध्यान रखेंगे कि कैसा था, खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति था और उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी और वह पान खाता रहता था जिससे कि उसकी बत्ती सी लाल हो ही रहती थी। अब यहाँ पे ध्यान रखोगे एक तो आप कि उसकी बत्ती से कैसे हो ही रहती थी, लाल हो ही रहती थी, फिर उसके बाद में उसकी तोंद निकली रहती थी। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको अपने आंसर्स में जरूर से इंक्लूड करने हैं। फिर उसके बाद में आता है कि वह जब हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। ठीक है, और फिर इसके बाद में आता है कि वह व्यंग्यात्मक बातें कहने में बिल्कुल भी नहीं चूकता था। ये उसके कुछ खास बातें थी जो कि आपको याद रखनी है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि भगत की पुत्र वधु उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उनके पति की मृत्यु होने के बाद भगत अकेले पड़ गए थे और स्वयं भगत वृद्धावस्था में थे। और फिर इसके बाद है कि वे नेम धर्म का पालन करते थे जो कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर तनिक भी चिंता नहीं करते थे। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटी बना करके देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। इसीलिए क्या था कि वो
वो जो उसकी पत्र वधू थी, मतलब कि वो जो बाल गोविंद भगत के बेटे की वाइफ उनको अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि भगत के व्यक्तित्व एवं उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं कि आप लोगों को उनके कैरेक्टर के बारे में दे दिया जाएगा कि वो कैसे दिखते थे, तो आपको वो बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि पान वाले के बारे में आ सकता है, भगत के बारे में आ सकता है, जिनके भी बारे में आपको बताया गया है उनको आपको लिखना है। तो अब हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। अब यहाँ पर आप ध्यान क्या क्या रखेंगे, एक तो उनकी उम्र आप लोग याद रखेंगे, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले थे। कैसे इंसान थे? गोरे चिट्टे इंसान थे, उनके बाल सफेद हो चुके थे और उनके चेहरे जो सफेद बालों से जगमगाता रहता था। फिर उसके बाद में आता है कि कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोट और सिर पर कनफटी टोपी धारण करे रहते थे, क्योंकि वो कबीर जी को अपना गुरु मानते थे, कबीर जी को वो फॉलो करते थे। और बाल गोविंद भगत और गले में तुलसी का बैंड माला पहने रखते थे। उसी के साथ में आप इसमें इंक्लूड करोगे कि उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित रहता था और सर्दियों में वो काली कमली ओढ़े रहते थे। मतलब कमली मतलब होता है कांबल। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुछ मामरिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्राचीन समाज मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो अब हम लोग आंसर की स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारी लाइन यही रहेगी कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ के आधार पर निम्नलिखित मामरिक प्रसंगों से ज्ञात होता है। तो अब इसके पॉइंट्स किस तरीके से रहेंगे? इसके पॉइंट हमारे पास में रहेंगे कि भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर शोक नहीं मनाया। फिर इसके बाद में आता है कि उन्होंने पुत्र के शव को स्वयं मुख्य अग्नि न देकर करके पुत्र वधू से मुख्य अग्नि दिलवाई थी। और फिर इसके बाद में आता है कि उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाए और उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाओ और दोबारा इसका विवाह करवा दो। और फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है कि वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों से भिक्षा मांगने का विरोध करते थे, हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे, उपवास रखते हुए भी यह यात्रा पूरी करते थे। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि नवाब साहब ने बहुत से यत्नों से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करने से कैसा स्वभाव उनका आता है? तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमारी सबसे फर्स्ट लाइन क्या रहेगी? क्वेश्चन वाली लाइन ही रहेगी। वो रहेगी कि नवाब साहब ने यत्न पूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्ची छिड़क कर और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करने से उनका नवाबी ठसक दिखाई देता है और वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं और उनका ऐसा करना उनकी अमीर स्वभाव एवं नवाबी पने दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को दर्शाता है। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में। यह है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है। तो अब हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात पैसेंजर ट्रेन की सेकंड क्लास के डिब्बे में हुई थी, जहां नवाब साहब ने पहले पलाथी लगाए बैठे हुए थे। लेखक को यूं अचानक से आ जाने से नवाब साहब को तनिक भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लेखक की ओर न देख करके डिब्बे से बाहर देखना शुरू कर दिया। लेखक ने अपने स्वाभिमान बनाए रखते हुए उनसे बात करने की पहल नहीं की। ठीक है, समझ रहे हो आप लोगों ने कैसे? तो ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है। ध्यान रखना कि आप लोग एज इट इज इसे याद रखने की कोशिश मत करो, कॉपी करने की कोशिश मत करो। इसमें से बस आप लोग कीवर्ड्स उठाओ। जैसे कि कहां पर मिले थे? सेकंड क्लास के डब्बे में मिले थे और लेखक के आ जाने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ये अब जब उन्होंने ऐसा किया तो इसीलिए लेखक ने क्या किया? उनसे बात नहीं की। ये 3 बातें आप याद रखोगे, अपने शब्दों में आप लिखो। फिर इसके बाद में जो अगला आता है, अगले में आता है हमारे पास में कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? तो इसका आंसर अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, फादर पिरामल के सदस्य अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन करते थे और वह दुखी मन होने पर सांत्वना देते थे, जिससे कि उनके मन को उस तरह की शांति और सुकून मिलता था जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया मिलती है। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती है। ठीक है, आपको इसमें सिंपल सा 3
3 पॉइंट लिखने की। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि उनका संबंध कैसा था, अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध बनाते थे। और उसी के साथ में उनकी उम्र बड़ी होने के कारण, जैसे कि जो बड़े लोग के होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो भी उम्र का होता है वो हमें बताते हैं कि क्या गलती होती क्या गलती नहीं होती, वो बातें बताते हैं। फिर उसी के साथ में जैसे कि उनसे बात करने से क्या मिलता था, सुकून मिलता था, जैसे कि किसी यात्री को देवदार की छाया मिल जाए वैसा, इसीलिए बताया गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीयकरण की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले व्यक्ति थे जिनके रंगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी और वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे एवं अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनके दुख को हर लेते थे। और लेखक को अपनी पत्नी और बच्चों की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वात्सल्य के लिए जाने जाते थे। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में आप लोग अपने विचार लिखिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि आप लोगों को एज इट इज ये आंसर लिखना होगा। ये जितनी भी आंसर हैं ये कैसे हैं, ये बुक वाली लैंग्वेज है, तो आपको इसमें अपनी लैंग्वेज बना करके लिखना। आप इसमें अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखोगे कि गांव में जो भी लोग रहते होंगे, आप लोग वैसे कहाँ से हैं बताइएगा कि आप लोग कौन से स्टेट्स हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि गाँव में क्या होता है, मैं भी गाँव में बहुत ज़्यादा रहा हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि पड़ोसी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन यहीं पर ही अभी जैसे कि सिटी में जब आप रहते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आपका पड़ोसी कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्या काम करता है। जैसे कि अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ करंटली, वहाँ पर मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे पास वाले कौन है, कहाँ रहते हैं, बहुत सारे घर हैं। तो इसमें लेकिन मेरे गाँव में मेरे को सबका पता है कि कौन कहाँ पर है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बातें पता होती हैं। ये बात तो ये आप अपने शब्दों के अंदर लिखो, इसके ऊपर ज़्यादा मत जाओ, अपने मन में जैसा लिखते हो ना उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का गायक इसलिए कहा गया है और इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे और उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादकों के रूप में की जाती है और उन्होंने शहनाई को भारत में ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय बनाया गया है। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। और फिर इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं एवं व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने उनके संगीत साधना को समर्थ किया था। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना में समर्थन करने वाले व्यक्ति और घटनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास में रहेगी कि बिस्मिल्लाह खां अपने नाना को बचपन से ही मीठी शहनाई बजाते देखा करते थे। उनके चले जाने के बाद बालक अमीरुद्दीन उसी शहनाई को ढूंढते थे। और फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट है कि अपने मामू जान के सम पर आने पर अमीरुद्दीन पत्थर फेंक कर दाद दिया करते थे। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि वे रसुलन बाई और बतुलन बाई का गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संगीत सीखने की दिशा में एक दृढ़ कदम उठा लिया। और फिर इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट आता है कि वे कुलसुम हलवाइयों की कचौड़ियां तलने के संगीत में अनुभूति करते थे। तो बस आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और अगर आपको हिंदी ग्रामर के देखने हैं तो ये वीडियो मिल जाएगी और उसी के साथ में एक बार पीडीएफ आप लोगों को एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।